साहित्य अकादमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 हिंदी कहानी का पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 3। पार्ट 2 हमने कल पढ़ लिया था, आज है पार्ट 3। तो इसमें हम पढ़ते हैं 2019 से लेकर के 2024 तक के आए हुए सारे पीवाईक्यूज़ को और संपूर्ण व्याख्या के साथ, जिसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसी तरह से हम सारे यूनिट को कवर करेंगे। यूनिट 1 हमारा हो गया है, यूनिट 7 शुरू किए हैं। उसका रीज़न ये है यूनिट 2 शुरू ना करके यूनिट 7 का, कि हम साथ में पैरेलली हिंदी कहानी भी पढ़ा रहे हैं। तो अगर यूनिट 7 शुरू करेंगे तो मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए हमने यूनिट 2 शुरू करते, तो इसीलिए यूनिट 7 शुरू किया है हमने। तो ये है आज का अपना यूनिट 7 का तीसरा क्लास। इसमें हम संपूर्ण व्याख्या के साथ पीवाईक्यू को करते हैं। आप देखेंगे कि हर पीवाईक्यू में 5 से 6 सवाल बन रहे होते हैं जो हम लोग व्याख्या करते हैं उसमें, क्योंकि इसीलिए टाइम हमको लगता है, क्योंकि पूरी तरह से उसका व्याख्या करते हैं। एक एक पॉइंट हम हर उसमें जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं सबका पूरा व्याख्या करते हैं। चलते हैं अपने अगले पहले प्रश्न की तरफ। आज का अपना पहला प्रश्न है, परिंदे कहानी का पात्र कौन कौन है। इसमें परिंदे सबसे पहले बात करते हैं परिंदे कहानी है किसका। तो परिंदे कहानी है, एक मिनट हम पेन का कलर जो है चेंज कर लें, क्योंकि ये कलर जो है दिख नहीं रहा, निर्मल वर्मा का। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष वैसे तो मतलब 58 माना जाता है, लेकिन कई जगह 57 भी माना जाता है, कि अमृत राय ने इसका प्रकाशन किया था हंस में। तो 57-58 दोनों आप मान सकते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। और ये इनके किस कहानी में जो है संग्रहित है, तो ये कहानी जो संग्रह है ये भी परिंदे के ही नाम से है। परिंदे कहानी संग्रह ही भी मतलब कहानी संग्रह का नाम भी परिंदे ही है और कहानी का नाम भी परिंदे है। तो ये आपका सारा फैक्ट हो गया। 1957-58 में प्रकाशित हुआ निर्मल वर्मा के द्वारा और परिंदे कहानी संग्रह में संग्रहित है। और सबसे कमाल की बात है कि इसके बारे में जो है नामवर सिंह जी ने जो है कहा है कि अपने मतलब नई धारा की जो है, ये नई धारा की कहानी है। ये नई धारा की कहानी में पहली कहानी इसे जो है माना है, इन्होंने पहली कहानी माना है नामवर सिंह जी ने नई कहानी धारा का जो है पहली कहानी माना है नामवर सिंह ने परिंदे को। अब चलते हैं इस प्रश्न की तरफ। वैसे तो ये प्रश्न जो है ड्रॉप्ड में हो गया था, क्योंकि इसका जो विकल्प है वो सही नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर यूजीसी चाहता तो इसे ड्रॉप नहीं करता, तब भी काम चल जाता, क्योंकि आप इसको देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो जैसे परिंदे कहानी का पात्र कौन है, डॉक्टर मुखर्जी ये भी हैं, ह्यूबर्ट हैं, लतिका हैं, लेकिन जो सामनाथ हैं ये चीफ की दावत के पात्र हैं। और लेखक कौन है इसके, भीष्म साहनी इसके लेखक हैं चीफ की दावत के। तो 3 हैं। अब इसको अगर आप कूट में देखेंगे तो आपको 3 कूट नहीं मिलेगा, लेकिन 2 में से भी सही कर सकते हैं, क्योंकि 3 आपके सही है, लेकिन जहां सी होगा, जिस कूट में सी होगा वो कूट वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरे में सी है, तीसरे में सी है, चौथे में सी है, मतलब ए और बी तो वैसे ही सही हो गया, तो इस तरह सही हो सकता है। लेकिन यूजीसी ने इसे ड्रॉप कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि इसमें ए, बी और डी तीनों जो है सही है, इस वजह से इसको ड्रॉप किया था। लेकिन अगर ड्रॉप नहीं करता तो भी ये क्वेश्चन बन सकता था। चलते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां बयां करूं, यही ख्वाहिश है कि तुझको देखा करें और दिलो जान मैं तुझको देखा करूं। ये जो गीत है ये किस कहानी में आया है, किस कहानी में जो है ये गीत प्रयुक्त हुआ है, रसप्रिया, पंचलाइट, लाल पान की बेगम या तीसरी कसम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गीत जो है इसको सॉल्व करने का तो मतलब 2 ऑप्शन तो आप वैसे भी काट सकते हैं, क्योंकि ये 2 आपके सिलेबस में नहीं है। 90% जो है जवाब जो है सिलेबस के ही सवाल से होता है। अब देखते हैं कि 2 तो कट गया, तीसरा बचा लाल पान की बेगम और चौथे तीसरी कसम। तो इसका सही जवाब जो है ये तीसरी कसम है। ये तीसरी कसम में जो है ये गीत आया है। लेकिन लाल पान की बेगम जो है ये भी आपके सिलेबस में है, दोनों सिलेबस में ही आपके है। और दोनों के जो लेखक हैं, वैसे इस सवाल का जवाब चौथा है, लेकिन और बताते हैं, इसके लेखक हैं दोनों कहानी के फणीश्वर नाथ रेणु। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1956 में,
1957 में। इन दोनों का, लाल पान की बेगम का प्रकाशन 1957 में और इसका 1956 में। और जो पंचलाइट कहानी है ये भी इन्हीं की ही है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका प्रकाशन वर्ष याद करना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों का तो याद ही होना चाहिए, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम का। अब इसका मूल हम वो देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें कई सारे पात्र हैं, जैसे दो पात्र तो सबसे मुख्य हैं। एक तो हीरामन, एक मिनट हम इसको इरेज कर दें पहले, फिर लिखते हैं। हीरामन और हीराबाई, ये दो मुख्य पात्र हैं। और भी पात्र हैं जैसे लाल मोहर हो गया, धुन्नी लाल हो गया, पलट दास हो गया, ये सब उसके गौड़ पात्र में है, उनका रोल आता है लेकिन वो मेन में नहीं है। और दूसरी बात है, ये फारबिसगंज मेले का चर्चा इसमें आता है, नेपाल बॉर्डर के पास का भी चर्चा, इसमें कई शहरों का नाम आता है, कानपुर का चर्चा आता है। ये जब हम कहानी पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन मुख्यतः जो है फारबिसगंज मेले का नाम आता है, फारबिसगंज मेला, ये मुख्य है। और इस कहानी में जो है इसका हम समरी बता देते हैं कि इसमें जो है 3 कसम खाता है लेखक, लेखक नहीं, पात्र जो है, मुख्य पात्र जो है हीरामन जो है, ये 3 कसम खाता है। पहला कसम होता है कि ये चोरी का माल जो है नहीं ला देगा अपने बैलगाड़ी पे, बैलगाड़ी ही चलाता है। और पहला कसम खाता है कि हो सकता है प्रश्न में इस तरह पूछ ले कि कौन सा प्रश्न नहीं, कौन सा कसम नहीं खाया था, तो पहला जो कसम था वो कि चोरी का माल जो है नहीं ला देगा। और दूसरा जो था कि बांस नहीं ला देगा, क्योंकि बांस जो है आगे 4 हाथ और पीछे 4 हाथ निकले होते हैं, तो बैलों को चलने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वो बांस नहीं ला देगा। और तीसरा जो कसम खाता है वो लास्ट में, सबसे कहानी के अंतिम में, कि जो कंपनी की नर्तकी होती हैं, जो कंपनी में डांस करने वाली महिलाएं होती हैं, उनको नहीं अपनी गाड़ी में बैठाएगा, कंपनी की नर्तकी को की लदनी नहीं ला देगा, की लदनी नहीं ला देगा। तो ये 3 कसम खाता है, उसी पे कहानी बेस्ड है। तो इसका सही जवाब आपका 4 है, ऑप्शन 4। लेकिन जो लाल पान की बेगम है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस कहानी का मतलब इसको कब उन्होंने लिखा था, तो ये 1957 में लिखा था, जैसा कि हमने पहले बताया। एक मिनट, इसको जो है हो जाता है, अगले ही पेज पे लिख देते हैं हम इसे। 1957 में ये कहानी लिखा गया था। इसमें जो है कहीं ना कहीं, मतलब जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक महिला का आत्मसम्मान जो है, आत्मसम्मान केंद्रित है इसमें, कि स्वतंत्र होना चाहती है नारी भी, जो है स्वतंत्रता के साथ रहना चाहती है, नारी स्वाभिमान की बात हुई है इसमें। इसमें एक महिला है बिरजू की माँ, बीरज मोहन नाम का एक पात्र रहता है, 7 वर्ष का लड़का है, 7 वर्ष का लड़का बिरजू। उसकी माँ जो है वो मेला देखने जाना चाहती है बैलगाड़ी पे बैठकर, उसी को केंद्र में रख के इस कहानी की रचना की गई है। असल में ये सब आंचलिक कहानियां हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी पहले आंचलिक उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं, तो उस पे लिखा गया है। इसमें मुख्यतः नारी स्वाधीनता की बात हुई है। जब आप इसको पढ़ेंगे बहुत ध्यान से तो ये है इस कहानी का मुख्य थीम। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये हो गया, इसका सही ऑप्शन आपका 4 है। चलते हैं आप आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का अपना तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। कौन सी कहानी इसमें से प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था, ये आपका प्रश्न है। अमृतसर आ गया, परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन और उसने कहा था। तो अब तो अभी हम आगे बताएंगे, पहले तो ये देख लेते हैं कि अमृतसर आ गया जो है ये विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर नहीं, बल्कि भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, कि विभाजन की जो विभीषिका थी उसको दर्शाया है इन्होंने, किस प्रकार से जो है कितना विध्वंसक है विभाजन, उसको उन्होंने दर्शाया है। भीष्म साहनी जी की ये है, भीष्म साहनी जी की कहानी है, आपके सिलेबस में सब लगा हुआ है। दूसरा है परिंदे, ये है निर्मल वर्मा का, अभी हमने कुछ देर पहले ही बात किया, निर्मल वर्मा। और यह कहानी मेरे मतलब पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो मेरे जो सर्वाधिक पसंदीदा कहानी है उनमें से एक है, मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। हालांकि परिंदे, निर्मल वर्मा, इसमें एक महिला की कहानी है। आप देखेंगे तो एक प्रेम प्रसंग वाला कहानी है, और किस तरह से उससे निकलना चाहिए, वहाँ रुके नहीं रहना चाहिए, डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा उन्हें समझाया जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन कहानी है। और तीसरे पे चलते हैं, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो ये भी जो है ये प्रेम प्रसंग पे है, ना कि विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तीसरा है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये देश प्रेम पे आधारित है।
ना कि विश्व युद्ध पे। इसमें देश प्रेम का भावना जो है दिखाया जाता है कि इसमें दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कौन सा है, वो जो सेना का सैनिक का एक आखिरी कतरा जो रक्त का आखिरी जो कतरा होता है, ये सबसे अनमोल होता है। तो इस तरह से जो है तीन वो लाता है कि मतलब सबसे कीमती चीज़ें मांगने दिल फिगार जो है तीन सबसे कीमती चीज़ मांगती है, तो वो जो लेके जाता है कि एक सैनिक का रक्त का आखिरी कतरा जो होता है, देश के सेवा में बहा हुआ आखिरी कतरा, वही जो है सबसे अनमोल रतन है। उसी को देश प्रेम की भावना से लिखा हुआ एक कहानी है। किसका है? ये है प्रेमचंद का। और लिखा कब गया था ये कहानी? तो ये कहानी आपका 1907 में लिखा गया था, जमाना पत्रिका में। उर्दू कहानी ये थी और सोजे वतन नामक कहानी संग्रह में यह संग्रहित था। लेकिन सोजे वतन को जो है बैन कर दिया गया था, क्योंकि देश प्रेम से भरी हुई कहानियां इसमें सारी थी, तो इसलिए बैन कर दिया गया था इस कहानी संग्रह को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि सोजे वतन ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किसमें जो है संग्रहित था? तो सोजे वतन में संग्रहित था। अब चलते हैं उसने कहा था। ये कहानी जो है आपका, इसका ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि यही जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। और अब हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं, उसने कहा था के बारे में। ये कहानी आपका 1915 में लिखा गया था। और ये कहानी जो है 1915 में आपके लिखा गया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा, या गुलेरी जी के द्वारा जो है ये कहानी लिखा गया था। किस पत्रिका में ये छपा था? तो ये सरस्वती पत्रिका में जो है पत्रिका में छपा था। और ये कहानी जो है कैसी कहानी है? तो ये आदर्श देश प्रेम और देशभक्ति की भावना, मतलब किस प्रकार से जो है देश प्रेम और देशभक्ति में से उसी पे आधारित जो है ये कहानी है। लहना सिंह किस तरह से जो है प्रेम करते हैं 11 वर्ष की आयु में जो है, और उसी के आधार पे जो है फिर देशभक्ति के नाम पे युद्ध करते हैं, हालांकि उनका अंत में मृत्यु हो जाता है। और इसमें अमृतसर और फ्रांस की चर्चा हुई है। अमृतसर जब वो फ्लैशबैक में रहते हैं, जब कहानी फ्लैशबैक में चल रही होती है, तो अमृतसर शहर रहता है चर्चे में। और जब हकीकत में आते हैं उस कहानी में, तो वो फ्रांस में जो है युद्ध लड़ रहे होते हैं। तो अमृतसर और फ्रांस दोनों का जो है, दोनों जगह का चर्चा है इस कहानी में। अब ये कहानी हो गया। अब चलते हैं अपने उस प्रश्न की तरफ फिर से। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है, तो वो उसने कहा था 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया था। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? वंशीधर जो है किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था ढुलाई वाली, गैगरिन, अपना अपना भाग्य। तो आपको पता होगा कि उसने कहा था में जो है लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह, ये सब थे। ढुलाई वाली में जो है गैगरिन में जो है आपके महेश्वर, उनकी वाइफ मालती और उनका बच्चा टीटी, ये 3 मुख्य पात्र थे। अपना अपना भाग्य में 2 व्यक्ति रहते हैं जो समाज शैली आपस में करते हैं, वकील, और एक पहाड़ी बच्चा रहता है। वंशीधर जो है इसमें ढुलाई वाली है, वंशीधर और सीता उनकी पत्नी, और भगवान देई, तो ये सब कैरेक्टर्स जो हैं ये इसमें ढुलाई वाली में है। ढुलाई वाली एक तरह से एक मजाक है, लिखा गया है, जो कि मतलब मजाक किया गया है उसमें, तो मजाक पे आधारित जो है कहानी है। उसने कहा था, हमने पढ़ाई, गैगरिन जो है गैगरिन की जो मुख्य कथ्य है वो कहीं ना कहीं अकेलापन, संतरास, इसको दिखाता है कि इस तरह से व्यक्ति का जीवन जो है यांत्रिक हो चुका है। यांत्रिक जीवन में सुबह से शाम तक क्या क्या करना फिक्स है, नीरसता आ गई है जीवन में, उस पर आधारित कहानी है। और एक इसमें रोग जो है, गैगरिन नाम का रोग होता है, जो कि चोट लगने पे और अगर उसका सही से इलाज ना किया जाए तो चोट जो सड़ जाता है, उस पर आधारित है। तो ये गैगरिन है गे जी के द्वारा। और फिर अपना अपना भाग्य में क्या है कि एक पहाड़ी बच्चे की कथा है कि इस तरह से गरीबी की वजह से मतलब खाने पीने को नहीं रहता, कुछ पहनने को नहीं रहता, और ठंड में अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो समाज की विषमता को इस कहानी में दिखाया गया है कि समाज में किस प्रकार से अमीरी और गरीबी का विषमता है, कि इतना विषमता है। एक तरफ जो है लोग कितने अमीर हैं, एक तरफ किसी को खाने को नहीं आ रहा है, पहनने को नहीं आ रहा, ठंड से उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो ये दिखाने का बहुत ही मार्मिक ढंग से इसको दिखाया गया है, पढ़ने वाले के एकदम दिल में बैठ जाएगा ये कहानी। तो उस तरह से जो है एकदम चरित्र में परिवर्तन करने की क्षमता है इस कहानी में।
तो ये उस पर आधारित है। इसका सही जवाब जो है हो जाएगा आपका ढुलाई वाली जो कहानी है उसके पात्र हैं वंशीधर। और वंशीधर एक कहानी और में है, लेकिन वो प्रेमचंद की कहानी है, नमक का दरोगा, लेकिन वो तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसीलिए ढुलाई वाली में जो है वंशीधर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं, मतलब ईदगाह कहानी में क्या क्या व्यक्त हुआ है? सांप्रदायिक सौमनस्य, बाल मनोविज्ञान, मातृ वात्सल्य या राजनीतिक चेतना, इसमें से क्या क्या जो है ईदगाह कहानी में व्यक्त हुआ है? तो जैसा कि आपको पता ही है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? लेखक हैं क्या नाम है उनका? प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है इसके लेखक है। इसको उन्होंने लिखा कब था? 1933 में इसको लिखा था और चांद में ये प्रकाशित हुआ था। चांद पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अब देखते हैं इसका मुख्य कथ्य क्या है। तो इसमें जो मुख्य है ना वो बाल मनोविज्ञान है और मातृ वात्सल्य है। मतलब किस तरह से जो है एक बच्चे का मन करता है कि अभाव की स्थिति में एक बच्चा जो है कम उम्र में ही समझदार या जिम्मेदार हो जाता है। और ये कम उम्र में बच्चे का समझदार होना जो है एक सोसाइटी के लिए, एक समाज के लिए जो है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जो है अपना ज़िंदगी जी ही नहीं पाया, हमने उसका बचपन ही खत्म छीन लिया उससे। जो कि समझदार होना अच्छी बात है, लेकिन एक उम्र के साथ समझदार होना अच्छी बात है। बच्चों का जो है बचपना, उनका बचपना उन्हें जीना चाहिए, और वो जीना जो है बचपना देना समाज का कर्तव्य है, लेकिन समाज उस बच्चे को जो है उसका बचपना दे नहीं पाया। तो इस पे कहानी है किस तरह से जो है एक बाल मनोविज्ञान काम करता है। उसके साथ साथ जो अमीना है या फिर हामिद की जो माँ है, जैसे हामिद और अमीना दादी हैं। हामिद के पिताजी जो आबिद हैं वो रहे नहीं इस दुनिया में, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी दादी जो है वही पालन पोषण करती है हामिद की। और उनका जो है मातृ वात्सल्य लास्ट में आपको दिखेगा, शुरू में भी दिखेगा किस तरह से जो है वो उस बच्चे को 3 पैसे देती हैं। तो लेकिन एक तरफ आप देखेंगे ना तो सांप्रदायिक सौमनस्य, हालांकि उसका जिक्र नहीं हुआ है सांप्रदायिक सौमनस्य का। इसका सही जवाब बी और सी होगा। लेकिन सांप्रदायिक सौमनस्य का कहीं जिक्र तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस कहानी में सांप्रदायिक सौमनस्य है। कैसे? इसमें जो है आप देखेंगे कि किस तरह से जो है समानता को दिखाया गया है कि एक इस्लाम के जो कल्चर को है ना वो दिखाया गया है लोगों में, उसके प्रति जो है उससे जो दूरियां हैं, दो धर्म के बीच की जो दूरियां हैं उसे घटाने का प्रयास किया गया है। तो इससे सांप्रदायिक सामंजस्य बढ़ता है, मुख्य नहीं है, इसीलिए जो है इसके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन जो गौड़ आप देखेंगे बहुत ध्यान से, जब इसको पढ़ेंगे तो गौड़ में आपको ये पॉइंट दिख सकता है कि सांप्रदायिक सामंजस्य भी है इसमें। तो इसका सही जवाब आपका बी और सी होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं रामपतिया, चुरमुनिया, दुन्नी राम या पलटदास। तो अभी हम जब पढ़ रहे थे तीसरी कहानी, तीसरी कसम के बारे में, कुछ देर पहले हमने पढ़ा ना तीसरी कसम के बारे में, फणीश्वर नाथ रेणु का है और 1957 में लिखा गया है। तो इसके बारे में जो हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि धुन्नी राम और पलटदास जो है गौड़ पात्रों में है, लेकिन रामपतिया चुरमुनिया नहीं है। धुन्नी राम, पलटदास, लाल मोहर ये सब जो है गौड़ पात्र में है उसके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी और डी। सी और डी आपके ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 जो है आपका सही हो जाएगा। हमने बताया है कि इसमें कौन कौन सा फारबिसगंज की चर्चा है, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है 1956 में है, 57 में नहीं, 57 में लाल पान की बेगम है, 56 में जो है दोनों जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। और 3 कस्में खाता है कि चोरी का माल नहीं ला देगा, बांस नहीं ला देगा, और कंपनी की नर्तकी को जो है अपनी गाड़ी में लदनी उसका नहीं ला देगा। और फारबिसगंज मेले की जो है इसमें चर्चा होती है। तो ये इस कहानी के बारे में कुछ था जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया था, इसलिए लिखा नहीं हमने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें 4 कैरेक्टर का नाम दिया हुआ है, मालती, वजीर सिंह, बुधगुप्त और लाल मोहर। अभी हमने लाल मोहर की बात की, धुन्नी राम, पलटदास, लाल मोहर, तो किस कहानी के है? तो सबसे पहले उसी से मिला लेते हैं। लाल मोहर जो है तीसरी कसम में थे, तो तीसरी कसम आ गया। मालती किस में थी? तो अभी हमने कुछ देर पहले कहा ना गैगरीन में जो है 2-3 पात्र थे, टीटी बच्चा उनका, मालती पत्नी, और महेश्वर जो है पति। तो मालती जो है गैगरीन में हो गई। मालती जो है उसमें क्या नाम है, प्रेमचंद की एक उपन्यास है जो कि आपके सिलेबस में है, क्या नाम है, गोदान। गोदान में भी जो है मालती नाम की एक कैरेक्टर है।
तो वो जो है वजीर सिंह किस में है, वजीरा सिंह जो है ये आकाशदीप में है। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, वजीर सिंह आपका उसने कहा था, अभी हमने कुछ ही समय से पहले समझाया है, क्या बात कर रहे हैं। वजीर सिंह उसने कहा था मैं है, वजीर सिंह, हजारा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, ये सिंह जो है, और बुधगुप्त जो है ये आकाशदीप में है। अब हम कुछ कहानियों के बारे में जो है मुख्यतः जान लेते हैं कि ये कहानी, अभी हमने तीसरी कसम के बारे में कितने चर्चा कर ही लिया, उसने कहा था ये भी हो गया, और गैग्रिन भी हो गया कि जो 1990 की कहानी है अज्ञेय के द्वारा संतरास और यांत्रिक जीवन पे आधारित है, किस तरह से लोगों का जीवन जो है यांत्रिक हो गया है उस पे आधारित है ये कहानी। तो अब बात करते हैं आकाशदीप पे। आकाशदीप पे हमने बात नहीं की, तो आकाशदीप पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आकाशदीप सबसे पहले किसका कहानी है, तो आकाशदीप जो कहानी है जयशंकर प्रसाद जी का है। 1929 में इसे लिखा गया था। और आकाशदीप जो है किस कहानी संग्रह में प्रकाशित है, तो ये आकाशदीप नाम के ही कहानी संग्रह, मतलब संग्रह का नाम भी आकाशदीप ही है। और इसमें कुल 19 कहानियां जो है हैं। इस संग्रह में कुल 19 कहानियां, जिसमें से एक कहानी आकाशदीप खुद है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें जो है मतलब इसका संदर्भ क्या है। तो इसमें जो है कर्तव्य और व्यक्तिक प्रेम के बीच अंतर्द्वंद दिखाया गया है। किस प्रकार जो है चंपा जो है प्रेम भी करती है बुधगुप्त से, लेकिन उसे पता है कि हत्यारा भी जो है पिता का वो भी बुधगुप्त है। तो इसी के बीच जो है आत्मसंघर्ष दिखता है, कर्तव्य प्रेम और व्यक्तिगत, कर्तव्य और व्यक्तिगत प्रेम के बीच। और इसमें अंत में जो है प्रेम को वो नहीं लेती है, मतलब प्रेम स्वीकार नहीं करती है, तो कर्तव्य को जो है प्राथमिकता दी गई है और प्रेम का त्याग किया गया है। तो ये कर्तव्य का कर्तव्य जो है प्राथमिक है, या उसे प्राथमिकता दी गई है, प्रेम का जो है त्याग किया गया है। इस पे आधारित जो है चंदा और बुधगुप्त जो है इसके पात्र हैं मुख्यतः। और इसमें कुछ द्वीप का, जैसे चंपा द्वीप जो है, चंपा द्वीप नाम का द्वीप है, वो चंपा द्वीप यही लोग खोजे थे, तो इसीलिए चंपा के नाम पे बुधगुप्त ने इस द्वीप का ही नाम रख दिया। और भी साथ में 3 और द्वीप का नाम आया है, जिसमें बाली, जावा और सुमात्रा, वो जो मलेशिया वाले द्वीप है ना, इंडोनेशिया मलेशिया के जो द्वीप हैं उनकी चर्चा इस कहानी में आई है। तो चंपा द्वीप, बाली, जावा और सुमात्रा, इन 4 द्वीपों का जो है चर्चा आया है। तो इस तरह से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मालती, गैग्रिन, वजीर सिंह उसने कहा था, बुधगुप्त, आकाशदीप और लालमोहर तीसरी कसम। पहले का चौथा सिर्फ एक में है, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। अब अगर आपको नाम, कैरेक्टर के सिर्फ नाम पता है तो भी आप इसको सही कर सकते हैं। और अगर ये जो PYQ आया था इसमें अगर किसी को कैरेक्टर का नाम भी नहीं पता होगा, सिर्फ सिलेबस पता होगा, तो भी ये सही कर सकता है, क्योंकि 4 कहानियों में से सिर्फ एक ही कहानी जो है वो आपके सिलेबस में लगा है, वो है राजा निर्वंशिया। बाकी जो 3 कहानियां ये आपके सिलेबस में नहीं है। और हमने कहा था कि 90% चांस जो होता है वो आपके सिलेबस से ही आने का होता है, तो इसीलिए राजा निर्वंशिया इसका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं राजा निर्वंशिया के कुछ जो है किस चीज पे आधारित है। राजा निर्वंशिया का जो मतलब प्रकाशन हुआ था, हाँ राजा, ये 1957 में हुआ था। किसके द्वारा, कमलेश्वर के द्वारा हुआ था इस कहानी का प्रकाशन। इस कहानी में मुख्यतः जो है किस तरह से आप देखेंगे कि 2 कहानियां पैरेलली चल रही होती हैं। एक लोक कथा चलती है राजा और रानी की, एक उसी जीवन का जो है चंदा और जगपति की कहानी चलती है। एक पात्र इसमें और है दयाराम, जो कि उसका भाई है, दूर का भाई जो है दयाराम है। उसी के शादी में जाता है जहाँ उसे गोली लग जाती है, उसी के इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो फिर वहाँ से किस तरह से कहानी चल रहा होता है, अंत में जाके इसमें जगपति की मृत्यु हो जाती है। तो बड़ा ही त्रासदीपूर्ण जो है अंत होता है इस कहानी का। और बहुत जब पढ़ेंगे आप तो आपको जो है बहुत लगेगा, ऐसा अजीब सा लगेगा, क्योंकि बहुत त्रासदीपूर्ण अंत हुआ है इस कहानी का। हम आगे पढ़ेंगे कहानी को भी। तो इसका सही जवाब जो है राजा निर्वंशिया कहानी है। 1957 में प्रकाशन इस कहानी का हुआ था और कमलेश्वर जो है इसके लेखक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। लहना सिंह, पीर बख्श, लतिका और सामनाथ। इसमें एक नाम जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके याद होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 आपको अगर याद है तो मिला सकते हैं। लहना सिंह उसने कहा था,
पीर बख्श छोड़ दीजिए उसे। लतिका, लतिका जो है परिंदे में, हमने बताया लतिका, डॉक्टर मुखर्जी या ह्यूबर्ट, ये सब जो है परिंदे में है। और सामनाथ जो है ये चीफ की दावत में है। चीफ की दावत कहानी में कि कौन है, सामनाथ है, सामनाथ उनकी पत्नी। और अब बात करते हैं जैसे चीफ की दावत जो है भीष्म साहनी के द्वारा, ये वृद्धों की समस्या पर लिखी हुई कहानी है, वृद्धों की समस्या पर लिखी गई है। उसी तरह से इसमें लतिका जो है परिंदे में, परिंदे के बारे में उन्होंने बताया, निर्मल वर्मा का है और किस तरह से जो है प्रेम वाला कहानी है इसके बारे में बताई दिया। उसने कहा था गुलेरी जी के द्वारा है, चंद्रधर शर्मा। और इसमें कर्तव्य और प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम में जो है कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। तो सही ऑप्शन जो कूट आपका बन रहा है लहना सिंह, उसने कहा था। पहले का चौथा किस में है, पहले का चौथा सिर्फ एक में है आपका, उसी एक से सही हो जा रहा है। पीर बख्श आपको नहीं भी पता तो भी आपका सही हो जा रहा है। ऑप्शन पर्दा बचता है तो वो पर्दा आप लगा, भाई हर चीज़ आपको नहीं आएगा जब तक आप एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करेंगे तब तक सवाल आपसे होगा ही नहीं। एलिमिनेशन मेथड यूज करना ही पड़ेगा सही सवाल सही करने के लिए। चलते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आज का अपना आखिरी प्रश्न है चंपा द्वीप किस कहानी में। अभी हमने पढ़ा 4 द्वीप के बारे में, चंपा द्वीप, जावा, सुमात्रा और बाली, जो मलेशिया के द्वीप हैं ये 3, और चंपा द्वीप एक काल्पनिक द्वीप है। किसके द्वारा कहानी रचित है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। कौन सी कहानी जो है तो आकाश द्वीप में जो है जयशंकर प्रसाद ने मतलब चंपा द्वीप का चर्चा किया। 1929 में इस कहानी को लिखा था। चंपा द्वीप, चंपा और बुधगुप्त का जो है प्रेम और देश प्रेम और कर्तव्य में जो है कॉन्ट्रडिक्शन वाले मामले पे लिखा गया ये कहानी। अभी हमने इस पे काफ़ी लंबा बात किया। ढुलाई वाली हमने जाना ही, मजाक में 1907 में लिखा हुआ, बंग महिला जी के द्वारा। बंग महिला जिनका छद्म नाम था राजेंद्र बाला घोष, असली नाम था छद्म नाम बंग महिला। पिता ज्ञान रंजन का है। और गैग्रीन हमने कितनी बार पढ़ा, अज्ञेय 1990। तो ये इस तरह से हर कहानी को आप देख रहे हैं, जितना भी हम कहानी पढ़े उसमें से 4 से 5 पॉइंट हर कहानी में हम निकाल रहे हैं। इसी तरह से हम पूरा, भले हर दिन हम 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन वो 10 नहीं बल्कि 100 के बराबर है, क्योंकि 5-5 पॉइंट हर प्रश्न से हम निकाल रहे हैं। तो अगर आप कॉपी लेके लिखने बैठ जाएंगे तो अंतिम तक जो हमारा अंतिम PYQ होगा, यहाँ तक आपका पूरा कहानी लगभग तैयार हो जाएगा, फैक्ट आपके सारे तैयार हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आप कॉपी लेके बैठा करिए। चलते हैं, ये रहा आज का आपका आखिरी प्रश्न। अब हम बता दें PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और इसी तरह से हर दिन हम जो है एक एक पार्ट ला रहे हैं PYQ का, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी यूनिट 7, फिर इसी तरह से यूनिट 8, 9, 10 इस तरह से हम चलते रहेंगे। फिर उसका वापस आएंगे यूनिट 2, 3, 4, सारे हम यूनिट कवर करेंगे, ऐसे लाइन से चल रहे हैं। और साथ में कहानी भी हम थोड़ा सा कंटिन्यूस बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक कहानी हमने किया है चंद्रदेव से मेरी बात, अब ढुलाई वाली हमें पढ़नी है, तो वो भी हम डेली शाम को 5 बजे किया करेंगे। उसका क्लास हम थोड़ा सा इधर रेगुलर हो नहीं पा रहे, लेकिन हो जाएंगे रेगुलर। लेकिन रेगुलर ये क्लास तो आपकी रेगुलर ही चलती है, आपको पता ही होगा, हर दिन आपको ये क्लास मिल जाता है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।